नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार सख्त, 11 नवंबर से एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू। दिल्ली में छठ पर्व की धूम, यमुना नदी का जायजा लेने कालिंदी कुंज पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। दिल्ली में कोरोना नियमों के साथ एमसीडी के स्कूल भी खुले, पूर्व महापौर ने प्राथमिक स्कूल का लिया जायजा। राजधानी में देवर बना हैवान, भाभी को दी दर्दनाक मौत, पहले घोटा गला फिर करंट लगाकर कर दी हत्या। और जितेंद्र सिंह शंटी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, कोरोना काल में हजारों शवों का किया था अंतिम संस्कार। अब खबरें विस्तार से। दीपावली के बाद से राजधानी दिल्ली के पोल्यूशन लेवल में कमी नहीं आ रही। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने अब 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक यानी कि कुल एक महीने के दौरान एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू करने की बात कही है। इस कैंपेन में सरकार ने 10 विभागों को शामिल किया है। इसके साथ ही 500 से ज़्यादा लोगों की एक टीम बनाई गई है। क्या है ये कैंपेन और कैसे दिल्ली का पोल्यूशन लेवल कम करने में इस कैंपेन का योगदान होगा, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा तो कोरोना के केस भी बढ़ सकते हैं। जी हां, एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के इस बयान के बाद दिल्ली के लोग टेंशन में हैं, क्योंकि दीपावली के बाद से ही राजधानी दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लगातार बरकरार है। हालांकि शुरुआत के अंदर दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार कर गया था, तो धीरे धीरे अब स्थिति काबू में आने लगी है। लेकिन अभी भी दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को लेकर जो माहौल है वो चिंताजनक है। मैं इस वक्त दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में हूँ। इस इलाके के अंदर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। मतलब ये वो इलाका है जो दिल्ली के बाकी इलाकों को कश्मीरी गेट से जोड़ता है। यहाँ पर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, कश्मीरी गेट बस अड्डा है। ये जो ठीक मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं, ये रोड जीटी करनाल रोड है। ये रोड हरियाणा से दिल्ली के अंदर एंट्री करता है और यहाँ पर दोपहर के वक्त भी पोल्यूशन के हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी स्मोक नज़र आ रहा है। लोगों को आंखों के अंदर धूल के साथ साथ पोल्यूशन के कण भी महसूस हो रहे हैं। हालांकि डॉक्टर भी साफ कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर होता जा रहा है, उसको देखते हुए लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वैसे दिल्ली सरकार दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए न सिर्फ एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल कर रही है, बल्कि लोगों को भी प्रेरित कर रही है कि वो हफ्ते के अंदर एक दिन अपने वाहन का इस्तेमाल ना करें। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ पर ये PWD का एंटी स्मोक गन लगाया गया है। इससे भी पोल्यूशन पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। खासतौर पर सड़कों पर और पेड़ों पर इस एंटी स्मोक गन को यूज़ किया जा सकता है। आप देखें कि दिल्ली सरकार और जो केंद्र सरकार है, क्योंकि PWD भी पोल्यूशन को कम करने में इस तरह से अपना योगदान दे रहा है। दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर एंटी स्मोक गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके माध्यम से पानी का छिड़काव होता है और जब पानी का छिड़काव होता है तो धूल, मिट्टी और जो पोल्यूशन के कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ताकि लोगों को पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा असर उनके स्वास्थ्य पर ना पड़े। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार है और सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 400 के पार भी देखा जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली के पोल्यूशन में पड़ोसी राज्यों का भी पूरा हाथ है। खासतौर पर हरियाणा और पंजाब में जिस तरह से लगातार पराली जलाए जाने की शिकायतें सामने आ रही है, ये पराली जलाए जाने की जो शिकायतें हैं वो दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बढ़ा रही है। क्योंकि 4 तारीख के बाद लगातार जिस तरह से दिल्ली की आबो हवा प्रदूषित हुई, इसको लेकर दिल्ली सरकार टेंशन में है। दिल्ली सरकार हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह ले रही है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार से पोल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए तमाम जो मीटिंग्स हैं उनको बुलाने का भी आग्रह दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन साफ संकेत यही है, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम लोग सर्दी की तरफ बढ़ेंगे और दिल्ली के अंदर जिस तरह से पोल्यूशन के हालात बनते जा रहे हैं, अगर ये हालात आने वाले दिनों में भी बरकरार रहे तो दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली निश्चित तौर पर एक गैस चैम्बर बनती हुई नज़र आएगी। हालांकि पोल्यूशन को लेकर कई बार कोर्ट भी हस्तक्षेप कर चुका है। कोर्ट भी कह चुके हैं
कि सरकार को अपनी तैयारियां और तेज करनी चाहिए, जिसको देखते हुए इस साल दिल्ली सरकार ने खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली की सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया था। इस साल काफ़ी पहले ही दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की शुरुआत की गई थी और उम्मीद यही की जा रही थी कि दीपावली के दौरान दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का उतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। 4 तारीख से लेकर आज 9 तारीख तक यानी कि 9 नवंबर तक दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लेवल के जो आंकड़े हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हैं, वो डराने वाले हैं। सफ़र और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की तरफ से जिस तरह की रिपोर्ट पेश की जा रही है, ये रिपोर्ट वाकई टेंशन भरी है, क्योंकि पोल्यूशन न सिर्फ हमारी आँख, नाक, गले और शरीर को प्रभावित करता है, बल्कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से पोल्यूशन लेवल लगातार देखा जा रहा है, ये दिल्ली के पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। हालांकि सरकार पड़ोसी राज्यों से भी बातचीत कर रही है और दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं उनको उठाने की तैयारी भी की जा रही है, लेकिन स्थिति फिलहाल संतोषजनक नहीं है। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली। लोक आस्था के त्यौहार छठ पर्व पर यमुना नदी में जहरीले झाग को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार इस झाग को पड़ोसी राज्यों की देन बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आज कालिंदी कुंज पहुंचे। यहां पहुंचकर मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लोक आस्था का छठ पर्व सोमवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। वहीं दिल्ली में ये पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान यमुना नदी में जहरीले झाग को लेकर सियासत शुरू हो गई है। छठ पर्व के दौरान कालिंदी कुंज यमुना घाट पर पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने जैसे ही जहरीला झाग देखा तो वो भड़क उठे। इस दौरान उन्होंने आप सरकार पर हमला भी बोला। ये जमुना जी के ऊपर जो झाग बह रहा है ना, ये अमोनिया और फास्फोरस का मिश्रण है जी। और ये जहर है एक प्रकार से लोगों के लिए। और इसके किनारे किनारे जो आप देख रहे हैं, आप इधर भी थोड़ा कैमरा जब फैलाएंगे तो जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के 2013-14 में किए वादे के बाद है कि हम 5 साल में जमुना जी को ऐसा बनाएंगे कि आप डुबकी लगाओगे आकर के। अब अरविंद केजरीवाल जी, आप आओ ना यार, डुबकी लगाते हैं, आ सकते हो आप। यही पानी दिल्ली पीती भी है। और आप सोच सकते हैं कि दिल्ली के जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। छठ का त्योहार एक त्योहार है, जब लोग नदी के किनारे आते हैं तो पहले घाट को साफ करते हैं। जब तक साफ नहीं होगा ना, साफ करके उसको कई बार तो गोबर भी लीपते हैं, मिट्टी अच्छी लाते हैं, या यहीं के बालू को ठीक कर देंगे ताकि उसकी बहन, बेटी, पत्नी बैठ करके शुद्धता से छठ करे। उस छठ को बैन किया गया। हम लोगों ने दबाव बनाया तो पूरा दिल्ली में तो खोल दिया, लेकिन जमुना तट बैन किया गया। अब आज जब ये दृश्य आया है, तब हमको समझ में आया कि छठ पे बैन क्यों हुआ। वो नहीं चाहते थे कि आप लोग अपने कैमरे में इस सच्चाई को दिखा सको। देश की राजधानी दिल्ली में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं दी है। हालांकि अन्य जगह बने घाटों पर कोरोना प्रोटोकॉल के साथ छठ पर्व मनाने की इजाजत है। वहीं इसको लेकर भाजपा और दिल्ली सरकार के बीच जमकर सियासत हो रही है। छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ हो गई है। अभी हम दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर हैं और यमुना की स्थिति क्या है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में चारों तरफ यमुना के लहरों के ऊपर सिर्फ झाग ही झाग सफ़ेद रंग का नजर आ रहा है। तस्वीरों में नीचे देख सकते हैं किस तरीके से जो झाग का गुब्बारा है वो किस तरीके से चारों तरफ फैला हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरा कालिंदी की यमुना की घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे यमुना के लहरों के ऊपर सिर्फ जो है सफ़ेद रंग का झाग नजर आ रहा है। बता दें ये स्थिति अमोनिया की मात्रा बढ़ने से उत्पन्न होती है। मतलब दिल्ली की यमुना जो है वो प्रदूषण लेवल जो है यमुना में काफ़ी बढ़ चुका है। वहीं दिल्ली में
जो है इस को लेकर के बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है और इसी को लेकर के दिल्ली में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जो हैं वो कालिंदी पुल यमुना घाट पर पहुंचे हुए हैं और यमुना का जायजा नाव से ले रहे हैं। हम दूर तस्वीरों में देखें, नाव से वो लगातार इसका जो है जायजा ले रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। और इस दौरान मनोज तिवारी ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। वो इस जो यमुना की बदहाली है इसके लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और लगातार घूम के नाव से चारों तरफ जो है वो यमुना की जायजा ले रहे हैं। और साथ ही उनका ये कहना है कि जो दिल्ली में यमुना में छठ पूजा को पर रोक लगाई गई है उसके पीछे साजिश है, क्योंकि जो हकीकत है यमुना की उसको अरविंद केजरीवाल दिखाना नहीं चाहते हैं दिल्ली की जनता को, इसी के लिए यहाँ पर छठ करने देना नहीं चाहते हैं और इसी के लिए रोक लगाई गई है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के मामले कम होते ही अब दिल्ली के अंदर एमसीडी के स्कूल भी खुल चुके हैं और इसी बीच दिल्ली के उत्तरी नगर निगम के पूर्व महापौर जयप्रकाश ने अपने वार्ड में आने वाले एक स्कूल का जायजा लिया। हालांकि इस दौरान स्कूल के अंदर क्या कुछ पाया गया, इसी को लेकर देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोरोना काल के बाद राजधानी दिल्ली के जहां सभी स्कूलों को खोल दिया गया है, वहीं अब नगर निगम के स्कूल भी गुलजार हो गए हैं। इन स्कूलों को भी खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना नियमों के साथ। जी हां, दिल्ली सरकार ने कोरोना के घटते मामलों के चलते सभी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं इस कड़ी में दिल्ली नगर निगम के स्कूलों को भी खोला गया है। इन स्कूलों में कोरोना नियमों का पालन हो रहा है या फिर नहीं, इसी का जायजा लेने दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर जयप्रकाश ने बाड़ा हिंदू राव स्थित निगम प्राथमिक स्कूल में जाकर देखा कि सभी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए हैं और सभी बच्चों ने मास्क भी लगाया हुआ है ताकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से इन बच्चों को बचाया जा सके और साथ ही इनकी पढ़ाई भी जारी रहे। देखिए, जब से कोविड आया है और कोविड के बाद जैसे जैसे चीज़ें अनलॉक हो रही है, हर चीज़ कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही हो रही है। जो सरकार नियम बनाती है उन्हीं नियमों को फॉलो करना पड़ता है। आज अच्छी बात है कि नगर निगम के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको भी खोल दिया गया है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और पिछले 1.5 वर्ष से सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन स्कूलों में आज रौनक आई है। छोटे छोटे बच्चे चहक रहे हैं, टीचर्स के चेहरे पे भी रौनक है, क्योंकि उनको भी बच्चों से एक लगाव है। तो आज हम अपने सभी नगर निगम के स्कूलों के अंदर विजिट कर रहे हैं। उससे पहले भी मैंने विजिट की थी, वहाँ साफ़ सफाई ठीक है कि नहीं है, वहाँ सैनिटाइज हुआ कि नहीं, वहाँ धुलाई हुई क्यों नहीं, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा, और क्या क्या चीज़ें हमें आगे करनी है। तो आने वाले समय में हम एक मीटिंग इनके अभिभावकों, जो इनके पेरेंट्स हैं, उनको भी बुलाने वाले हैं, उनसे भी पूछने वाले हैं कि उनको कुछ ध्यान में आता हो क्या हमें करना है क्या नहीं करना। तो कुल मिलाकर के कोविड काल से हम निकल रहे हैं और जब से देश के अंदर वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ है, जब से लोगों में कॉन्फिडेंस आया है, आने वाले समय बच्चों की वैक्सीन भी आने वाली है। तो ये सब देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। अब ये नगर निगम के स्कूल खुलेंगे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे, इनको शिक्षा मिलेगी और शिक्षा मिलने से ही हमारा विकास होता है। बहरहाल करीब 1.5 साल बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है। इस कड़ी में स्कूलों को भी खोल दिया गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार की ये पहल कितनी कामयाब रहती है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के बुराड़ी इलाके से एक बड़ा ही संगीन मामला सामने आया है, जहां पर एक देवर ने अपनी भाभी की हत्या कर दी। इस शख्स ने पहले भाभी का गला घोटा, उसके बाद गले में चुन्नी बांधे ही उसे करंट भी लगा दिया। इस पूरे हत्याकांड के बाद ये देवर खुद थाने पहुंच गया और यहां आकर उसने सरेंडर कर दिया। इस हत्याकांड की वजह क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में सामने आई देवर की हैवानियत। देवर ने की भाभी की निर्मम हत्या, चुन्नी से गला घोटने के बाद लगाया करंट। हत्या के बाद खुद पहुंचा थाने। जी हां, रिश्तों के कत्ल की ये वारदात हुई है देश की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में, जहां राकेश नाम के एक शख्स ने अपनी भाभी को करंट लगाया और गले में चुन्नी बांधकर उसकी हत्या कर दी। हैरत अंगेज तरीके से वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद
थाने पहुंचा और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। महिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पत्नी थी। घटना सोमवार रात की है। संतनगर स्थित इस इमारत की चौथी बिल्डिंग पर वीरेंद्र अपनी पत्नी पिंकी और बुजुर्ग माता पिता के साथ रहता है। वीरेंद्र ने फरवरी में ही पिंकी से शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पिंकी ने वीरेंद्र के चचेरे भाई राकेश के साथ रहने पर ऐतराज जताया था। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार कहासुनी भी हुई थी और राकेश को कुछ समय बाद घर भी छोड़ना पड़ा, जिससे वो काफी गुस्से में था। ये 8 तारीख की घटना है। शाम की 7 बजे के करीब थाना बुराड़ी के बाहर कांस्टेबल भीम है, वो पेट्रोलिंग कर रहे थे तो एक आदमी उनको नर्वस हालत में पाया गया। उससे उन्हें पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरा नाम राकेश है और मैं अपनी भाभी पिंकी का अभी कत्ल करके आया हूँ। पुलिस एकदम सख्ते में आई। हमारी टीम जो है बुराड़ी थाने की, वहाँ दिए गए एड्रेस जो कि वेस्ट संतनगर बुराड़ी में है, वहाँ पहुंची तो 5वीं मंजिल पे एक फ्लैट है जहाँ पर एक लेडी जो कि इसने बताया था जिसका नाम पिंकी सिंह है, वाइफ ऑफ वीरेंद्र, उसकी बॉडी बेड पे पड़ी मिली। जो दौरान तफ्तीश हमें ये पता चला है कि जो पिंकी हैं ये इनके हस्बैंड जो वीरेंद्र, इनकी शादी फरवरी में इसी साल हुई थी। इनके हस्बैंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक में असिस्टेंट प्रोफेसर है। वहीं मृतका के परिजनों ने उसके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बीती रात पिंकी के परिजनों ने कई घंटों तक फोन किए लेकिन फोन पर बात नहीं हो पाई। इसके बाद जब पिंकी के परिवार वाले उससे मिलने के लिए घर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। परिजनों की माने तो राकेश की पत्नी और वीरेंद्र के बीच अवैध संबंध थे। इसी बात को लेकर परिवार में विवाद होता रहता था और इस संबंध में मृतका के परिजनों ने एक शिकायत भी थाने में पहले दर्ज कराई हुई है। वह एक ड्राइवर की घरवाली है राकेश की, उसके साथ में इसका चक्कर चला हुआ है। ये रिपोर्ट हमारी थाने में भी पहले लगी हुई है, वो एप्लीकेशन मेरे पास में है। और उसके चक्कर में इसने अपना घर बर्बाद कर लिया। हमने बहुत समझाया था, मैंने कि उसको पीछे छोड़ दे, अब तेरी शादी हो चुकी है, इसके साथ में रह ले, परंतु नहीं माना। इसने लास्ट में यही किया कि मेरी बेटी को खत्म कर दिया। मैं थाने में पहले रिपोर्ट भी देके गया था। अभी क्या मालूम पड़ा है आप लोगों को, जानकारी क्या मिली है? अभी तो हम आपके सामने आ ही रहे हैं, हम तो वहाँ गए ही नहीं अंदर, हमें पता भी नहीं। चीफ साहब ने हमको वापस कर दिया कि थाने चलिए, वहाँ पे अब लाश रखी आपकी बेटी की, डेड बॉडी यहाँ से ले गए कहीं है। सारा दिन हो गया हमें फोन करते करते, हमारी बेटी से बात नहीं कराई इन्होंने, बहाने मारता रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस परिजनों के आरोपों की भी जांच कर रही है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी राकेश से पुलिस पूछताछ कर हत्या की असल वजह जानने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ शहजादा हाशमी की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। कोरोना काल में हजारों शवों का अंतिम संस्कार करने वाले और मुसीबत के वक्त लोगों की सेवा करने वाले शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक जितेंद्र सिंह शंटी को समाज सेवा के रूप में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें अवार्ड दिया। अवार्ड मिलने के बाद जितेंद्र सिंह शंटी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक जितेंद्र सिंह शंटी को आज पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि, पहले तो आपको बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सभी देशवासियों का जिन्होंने हमारे लिए बहुत बहुत प्रेयर करी थी। मैं फेसबुक पे पढ़ता रहता था, सोशल मीडिया में, कि आपको मान मिले, सम्मान मिले, और मैं समझता हूँ आज राष्ट्रपति जी ने खुद, भारत सरकार ने बुला के हमें इतना बड़ा सम्मान दिया। हमारे लिए, सेवा करने वालों के लिए, मेरे ड्राइवर्स के लिए, मेरे वॉरियर्स के लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। लेकिन किस तरीके से आपको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया? क्योंकि लगातार कोविड के दौरान भी हमने खबरें की थी कि किस तरीके से जो चिताएं थी उनको आप अग्नि दे रहे थे, किस तरीके से आप डेड बॉडी को उठा रहे थे और किस तरीके से लोगों के घर जा जाकर, जब कोरोना काल में लोग अपने को अपनों से दूर कर रहे थे। सच बात तो है जी, हम तो अपने काम पे लगे रहे पूरे कोविड में, पहले भी और दूसरी बार भी। लेकिन 25 जनवरी 2021 में जब रात को हमने टीवी देखा तो उसमें हमारा नाम आ गया। अब पता नहीं ईश्वर ने कैसे कृपा की। मुझे याद है कि थोड़े दिन पहले, उससे पहले हमारे कोई इंक्वायरी कर रहे थे तो मेरे बच्चे कहने लगे, जी पुलिस वाले बड़ी आपकी इंक्वायरी कर रहे हैं,
और एक कोई और स्तर के व्यक्ति थे, वो आपकी इंक्वायरी कर रहे हैं। मैंने कहा भी शमशान घाट का कोई काम होगा, मुझे तो पता नहीं। अब मुझे नहीं पता था क्या इंक्वायरी हो रही है। तो वो एक डाटा बना रहे थे भी कितनी डेड बॉडी पहले क्रिमेट हुई, अब कितनी बॉडी क्रिमेट हुई, कितनी एम्बुलेंस हैं, कितने शव वाहन हैं। बनते 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 उन्होंने लिस्ट बना के भेज दी और माननीय राष्ट्रपति जी ने हमें बुला के अवार्ड दे दिया। जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और नेचुरली देखिए एक हमें एक ओहदा दिया गया है। तो आज पहले भी जब हम कोई घरों से नहीं निकल रहा था तो मेरी संस्था के सभी वॉरियर सब टीम काम कर रही थी। अब तो बहुत काम करने का दिल करेगा कि आज देश ने इतना बड़ा हमें दायित्व दिया है पद्मश्री का, तो हम उसको बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बढ़ चढ़ के काम करेंगे। आज जब राष्ट्रपति जी अवार्ड दे रहे थे, किस तरीके का आपको वो पल? राष्ट्रपति जी ने तो मुझे पर्सनली कहा कि शंटी जी, मैं आपको और आपके बेटे जोतजीत को देखता रहता हूँ, मेरा बेटा मनीष, सबको, पूरी टीम के बारे में बहुत, मैं बता नहीं सकता कि राष्ट्रपति जी भी, प्रधानमंत्री जी भी, उपराष्ट्रपति जी मेरे को ऐसे बातें कर रहे थे जैसे पता कितने सालों से जानते हैं, वो हमारे कामों के बारे में जानते थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा हमें उन्होंने प्रोत्साहन दिया है सबको। हमारे सेवा दल के जितने मेरे लोग हैं, जितने मेरे वॉरियर्स हैं, मेरे साथी हैं, इन लोगों ने सबने मिलकर काम किया। इन सब की वजह से ही तो मैं यहाँ खड़ा हूँ आज, जो पद्मश्री मिला है मेरे को। लेकिन जिस तरीके से पद्मश्री दिया गया है, दूसरे लोग भी थे वहाँ पर, किस तरीके का आज जो हॉल था उसमें देखने को मिल रहा था? पहली बार मैं देख रहा हूँ, मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि पद्मश्री मिलते हैं, लेकिन सुनते थे बचपन से भी, या कोई कहता था अभी बड़ी तकड़ी सिफारिश चाहिए, कोई कहता था कि शायद बिकते बिकते भी हैं, लेकिन ऐसा कभी, मैंने तो हैरान हो गया हूँ कि हमने जिन लोगों ने नॉमिनेशन भी नहीं किया, उनके काम को देखकर आज मेरे देश के लोगों, उन लोगों को पकड़ के लाए हैं हमारे देश के सरकार जो है, कि जिनको काम करते हुए शायद वहाँ के दूर तक लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, इतना बड़ा अवार्ड देना, ये छोटी बात नहीं है। तो बिल्कुल अवार्ड से जो काफ़ी जिम्मेदारी जो है बढ़ जाती है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।